Good morning, student. Today we have to start a new topic, that is transportation. Hope the last two topic, nutrition as well as respiration, you have gone through very well. And between these holiday, you have completed the work also. So in case of transportation, we have to discuss about first animal transportation, then we have to discuss about plant transportation, how the transportation will take place. But initially, what is transportation? If I say the transportation is the movement of substances or movement of anything from one place to the other is known as transportation. But what the function or the purpose will take place in case of animal through the help of transportation is mainly because of these condition or these food. We have to transport food, oxygen, carbon dioxide, then excretory product, then hormones, तो आप ऐसे समझिए कि ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस में आपके बॉडी में या ऑर्गेनिज्म की बॉडी में फूड का ट्रांसपोर्ट होना है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होना है, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होना है, एक्सीटरी प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्टेशन होना है, हार्मोन और वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन होना है। क्यों होना है? क्योंकि आपकी हर एक सेल को इनकी जरूरत है। हमने ये पहले ही पढ़ चुके हैं 9th क्लास में कि ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ मिलियंस ऑफ सेल। यदि मिलियंस ऑफ सेल से बने हैं और हमने ये रेस्पिरेशन में आपको बात कही कि रेस्पिरेशन हर एक सेल को अपना खुद का करना होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन। जब वो सेलुलर रेस्पिरेशन करेगा, जब वो खुद के लिए अपनी एनर्जी जनरेट करेगा, तभी वो सर्वाइव कर पाएगा। तो यदि खुद को एक सेल को, मान लीजिए एक ह्यूमन बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल मौजूद है, इन हर एक सेल को यदि सर्वाइव करना है तो इनको खुद को अपना सेलुलर रेस्पिरेशन करना पड़ेगा। और यदि खुद अपना सेलुलर रेस्पिरेशन करना चाहते हैं तो इनके पास वो चीजें चाहिए जिनसे वो रेस्पिरेशन कर सके, एनर्जी जनरेट कर सके। वो क्या है? फूड होना चाहिए। उसी को बर्न करके और सेलुलर रेस्पायर करके क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगी। पर वो किसकी प्रेजेंस में पॉसिबल है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पॉसिबल है। फिर उस यदि ये प्रोसेस होगी तो क्या होगा? कुछ वेस्ट प्रोडक्ट निकलेगा जो फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ और भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकलेंगे, क्योंकि जो भी फूड आप डाइजेस्ट करेंगे उसका जो वेस्ट, जो डाइजेस्ट में ऐसा तो नहीं कि 100% डिफिशिएंसी है, जितना भी फूड आपने खाया वो सब का सब बर्न होगा और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा तो होता नहीं, किसी भी सिस्टम की एफिशिएंसी 100% नहीं होती, तो उसमें कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट होगा, वो भी क्या होना है? एक्सक्रीट आउट होना है। फिर इस डाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए कुछ क्या चाहिए हमको? हार्मोन चाहिए, कुछ एंजाइम चाहिए। तो एंजाइम तो चलिए अपने सिस्टम के थ्रू पास आउट होते हैं, लेकिन हार्मोन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए फिर हमको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का यूज करना पड़ेगा। वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट। अब बात आती है कि साहब आखिर ये सब क्यों करना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि हमारी हर एक सेल के पास हम फूड नहीं पहुंचा सकते, हम हर एक सेल के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंचा सकते। हमारी इतनी कॉम्प्लेक्स बॉडी सिस्टम है, इस कॉम्प्लेक्स बॉडी सिस्टम में कोई भी चीज एंट्री होने के लिए कुछ ही स्पेसिफाइड पॉइंट है। एग्जाम्पल के तौर पर जो एयर है, यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये नोज के थ्रू जो है तो क्या कर सकती है? हमारे शरीर के अंदर जा सकती है। जहां तक फूड की बात है, ये कहां से जा सकता है? हमारे माउथ के थ्रू जा सकता है। वाटर जो है हमारे माउथ के थ्रू जा सकता है। तो यदि केवल माउथ के थ्रू जाएगा तो इन उंगलियों को कैसे एनर्जी मिलेगी? यहां तक पानी कैसे मिलेगा? क्योंकि ऊपर से पानी डालने में इनके अंदर पानी नहीं जाने वाला। तो ऐसी कंडीशन में एक सिस्टम है जिसके थ्रू हमने कोई चीज एंट्री की, फिर वो सिस्टम पूरे बॉडी में क्या करता है? इन सब चीजों को पहुंचाने का काम करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। इसलिए ऑर्गेनिज्म में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए या मौजूद होना चाहिए, उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑर्गेनिज्म में, एनिमल्स में भी मौजूद है और ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्लांट में भी मौजूद है, दोनों में मौजूद है। तो पहले हम बात करेंगे ऑर्गेनिज्म में किस तरीके से ट्रांसपोर्ट सिस्टम काम करता है, और फिर हम बात करेंगे प्लांट में कैसे काम करता है। जहां तक ट्रांसपोर्टेशन की बात, मैं ऑर्गेनिजम्स की बात करूं तो ह्यूमन के केस में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम दो तरीके से चलता है। एक तो होता है ब्लड वेस्कुलर या
और दूसरा होता है लिम्फ। अब आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि लिम्फ सिस्टम होता है, एक होता है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। तो ये दो सिस्टम है जिनके थ्रू आप देखेंगे कि हमारे बॉडी में क्या होगा, ब्लड का सर्कुलेशन होगा, या यूं कहिए कि इन सब चीजों की ट्रांसपोर्टेशन होंगे। ये मैंने कुछ स्पेसिफाई बहुत कम लिखे, जब आप ब्लड पढ़ेंगे तो हम उसमें और भी कुछ चीजें जोड़ देंगे। अब बात आती है कि ये करेगा कौन ट्रांसपोर्ट, ये हमारे बॉडी में वो फ्लूइड है, या यूं कहिए कि ये वो ट्रक है। जैसे अब हमको एक सामान यहाँ कोई उगता है और हमको उसको जो है तो बिलासपुर लेकर जाना है, तो क्या करेंगे, ट्रक के थ्रू लेकर जाएंगे, ट्रेन के थ्रू उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे, यानी कोई व्हीकल के थ्रू हम उसको बिलासपुर तक ट्रांसपोर्ट करेंगे। ठीक वैसे ही हमारे बॉडी के हर एक सिस्टम किसी स्पेसिफाइड फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वहां तक एक बार फूड पहुंच गया, हमारे नॉर्मली यदि मैं ट्रांसपोर्ट की बात करूं तो हम जो भी खाते हैं या जो भी सांस लेते हैं वो या तो लंग्स तक पहुंचता है या स्टमक तक पहुंचता है और वहां से न्यूट्रिएंट फॉर्म में कन्वर्ट होता है। उस फूड सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है हमारे शरीर में, ब्लड करता है। यानी ब्लड फिर वहां से लेकर हमारे शरीर के हर एक पार्ट तक, चाहे ब्रेन हो, आई हो, माउथ हो, हैंड हो, लेग्स हो, या कोई भी पार्ट हो हमारे बॉडी का, वहां तक फूड को सब्सटेंसेस को पहुंचाने का काम, ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है, ब्लड करता है। थोड़ी बहुत मात्रा में लिम्फ करेगा जहां ब्लड काम नहीं करता है। अब आती है बात किसकी, ये तो बात हो गई किसकी, ट्रांसपोर्ट के इनिशियल चीज की। अब बात आती है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की या ब्लड की। देखिए ब्लड के बारे में आपने 9th क्लास में भी पढ़ा, ठीक है ना, याद होगा सभी को। हमने टिश्यू चैप्टर में 4 तरीके के टिश्यू पढ़े थे, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, देन मस्कुलर टिश्यू एंड द लास्ट वन इज नर्वस टिश्यू। तो उसमें जो दूसरा था कनेक्टिव टिश्यू, उस पे हमने पढ़ा था किसके बारे में, बोन्स के बारे में, मसल कार्टिलेज के बारे में, फाइबर्स के बारे में, और साथ ही साथ एक स्पेसिफिक चीज पढ़ी थी किसके बारे में, ब्लड के बारे में। हालांकि 9th में पढ़ाया है तो कायदे के अनुसार यहाँ ब्लड की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन 10th में आ गए, कई बार क्वेश्चन ब्लड से भी रिलेटेड करके पूछ लेता है। तो एक ओवरव्यू हम देखते हैं पूरे ब्लड का कि ब्लड होता कैसे, कंपोजिशन कैसे काम करती है, ताकि आपको वो रिकॉल हो जाए। और बाकी आपने 9th में पढ़ा है, यदि आपको 9th का याद है वेल एंड गुड, नहीं याद है एक बार हम फिर से देखते हैं ब्लड की कंपोजिशन क्या, फिर आगे बात करेंगे कि ये कैसे पंप अप होता है, कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। जहां तक मैं ब्लड की बात करूं, ब्लड का कंपोजिशन 2 चीजों से मिलकर बना होता है। एक बार और भी याद रखिएगा कि आप भले 11th में बायोलॉजी ले या ना ले, लेकिन अप टू क्लास 10 जितनी भी साइंस है वो एलिमेंट्री साइंस है, यानी कि आपको ये सब दिन काम आने वाली है। आप यदि मैथ्स लेकर, कॉमर्स लेकर, आर्ट लेकर कुछ भी पढ़ते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, आपको 10th तक की साइंस आनी ही आनी है। इसलिए 10th तक की साइंस को आपको बड़े थोरोली पढ़ना है, ताकि आप बायोलॉजी ना लें, केमिस्ट्री में ना जाएं, फिजिक्स वाले पोर्शन पे ना जाएं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन सब के क्वेश्चंस आते हैं और इन्हीं सब से क्वेश्चन आते हैं। तो ब्लड से क्वेश्चन आ गया, तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा अप टू क्लास 10 तक, और 10th में है आप, 10th के बाद आप कौन सा पर्टिकुलर सब्जेक्ट चूज करते हैं आपके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन 10th तक आपको सभी सब्जेक्ट को उतना ही इंपॉर्टेंस देना है। मैं बात कर रहा था ब्लड की। ब्लड को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, वन इज प्लाज्मा और दूसरा है ब्लड सेल। दरअसल ये जो प्लाज्मा है ये ब्लड का 55% पार्ट बनाता है, जबकि जो ब्लड सेल होते हैं ये 45% पार्ट किसका होता है, इनका होता है। तो इस तरीके से मिला के ये 100% हो जाते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं प्लाज्मा की। प्लाज्मा दरअसल एक फ्लूइड है जो कि ब्लड में, तो ये जो सेल है इनके इसी के अंदर एम्बेडेड होते हैं और एक फ्लूइड मीडियम ये प्रोवाइड करता है। प्लाज्मा का जो कंपोजिशन है उसमें 90% वाटर और 10% सॉल्ट्स। इन सॉल्ट्स में कैल्शियम है, सोडियम आयन है, क्लोरीन आयन है, पोटेशियम आयन है, और जितने इनऑर्गेनिक सॉल्ट हैं वो सब इन 10% में मिले हुए हैं। तो ये तो उसकी हो गई किसकी कंपोजिशन। दूसरा, आपको प्लाज्मा में 3 प्रोटीन मिलेंगे। कौन कौन से हैं वो?
फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन। मैं इसलिए ये बता रहा हूं, जैसे मैंने कहा कि ये प्रोटीन, यही 3 प्रोटीन है जो प्लाज्मा में आपको देखने को मिलते हैं, जो इस प्लाज्मा की कंपोजिशन को मेंटेन रखने का काम करते हैं। जहां तक प्लाज्मा की मैं बात करूं, येलो या कहना चाहिए पेल येलो कलर होता है इसका। तो आपको जैसा ब्लड दिखाई देता है वैसा रेड कलर का आपको प्लाज्मा नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि ब्लड का जो रेड कलर या ब्राउन कलर आता है वो इन ब्लड सेल के कारण आता है। बट यदि आप प्लाज्मा को अलग करेंगे तो वो पेल येलोइश कलर का या तो आपको प्लाज्मा दिखाई देगा। ये एक मीडियम है जिसमें ये इम्बेडेड रहते हैं। जैसे बोन की यदि मैं बात करूं तो ऑस्टियोसाइट सेल्स एक मीडियम है जिसमें ये ऑस्टियोसाइट सेल इम्बेडेड है, लेकिन वो मीडियम कैसा है? हार्ड है। यहाँ पर ये मीडियम कैसा है? हार्ड नहीं है, लिक्विफाइड फॉर्म में है, ताकि जो है तो ये हमारे बॉडी में सर्कुलेट हो सके। तो 90% वाटर होगा, 10% सॉल्ट होगा, ये प्रोटीन पाए जाएंगे, पेल येलोइश कलर का होगा। ये इतना ही आप समझे रहिए। तो ये प्लाज्मा का काम है जो कि मौजूद होता है। प्लाज्मा के बाद यदि मैं बात करूं ब्लड सेल की, जो कि 45% है पार्ट कवर करता है ब्लड का। ब्लड सेल का दूसरा नाम ब्लड कार्पसल्स भी है। अब ये ऐसा क्यों? ब्लड कार्पसल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब आगे आप ब्लड सेल के बारे में पढ़ेंगे तो आपको जो आरबीसी जब हम पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि उसमें वो न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, इन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। और हम सेल की जो हमने अभी तक डेफिनेशन पढ़ी है, वो सेल की डेफिनेशन ये कहती है कि किसी भी स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस मौजूद होना चाहिए। तो चूंकि उसमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, इसलिए हम कई बार यहाँ पर ब्लड सेल की जगह नया वर्ड यूज करते हैं, क्या? ब्लड कार्पसल्स है वो सेल्स। अब ये ब्लड सेल या ब्लड कार्पसल्स 2 भागों में डिवाइडेड है, या यूं कहिए कि 3 भागों में डिवाइडेड है। तो 3 तरीके के ब्लड सेल पाए जाते हैं। कौन कौन से? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट। कितने तरीके के? 3 तरीके के, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट। जहां तक आरबीसी की मैं बात करूं, आरबीसी को साइंटिफिकली वर्ड नाम दिया जाता है एरिथ्रोसाइट। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, क्योंकि दिखने में कैसे दिखाई देते हैं? रेड कलर के। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, क्योंकि इनमें कोई कलर नहीं होता, इसलिए क्यों नहीं होता, क्या होगा, अभी हम आगे बात करें। और ये तो ब्लड प्लेटलेट है इनका नाम। तो ये आरबीसी को हम कहते हैं क्या? इरेथ्रोसाइट। क्या कहते हैं इनको? इरेथ्रोसाइट। इसी तरीके से डब्ल्यूबीसी का नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। और ब्लड प्लेटलेट्स को हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। तो ये 3 हो गए, आरबीसी को इरेथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट और ब्लड प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट। तो ये 3 हो गए। अब यहां पर इनका भी परसेंटेज देख लीजिए। जहां तक रही बात आरबीसी की, तो ये नंबर में पाए जाते हैं डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट, यानी 45% पार्ट किसका बना होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट। ये तीनों के तीनों हैं, ये अपना अलग अलग रोल प्ले करते हैं, अलग अलग काम करते हैं। वो क्या है इनका अलग अलग काम, उसकी बात करते हैं। मैं यहां इसे हटा देता हूं, आई थिंक अब इसकी जरूरत नहीं है। हम एक एक करके एक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसकी, आरबीसी की या रेड ब्लड सेल। जहां तक रेड ब्लड सेल की बात है या आरबीसी की बात है, आरबीसी एक्चुअली में रेड कलर का इसलिए दिखाई देता है क्योंकि इसमें एक पिगमेंट पाया जाता है। उस पिगमेंट का नाम क्या है? हीमोग्लोबिन। क्या नाम है? हीमोग्लोबिन। ये वो प्रोडक्ट, वो सब्सटेंस है जिसके कारण आपको आरबीसी कैसे दिखाई देता है? रेड कलर का। तो सबसे पहला दिमाग में आता है कि आरबीसी का रेड कलर क्यों है? क्योंकि उसमें क्या मौजूद है? एक पिगमेंट मौजूद है। जैसे आपने फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल पढ़ा था, तो एक तरीके का पिगमेंट होता था जिसमें क्लोरोफिल भी मौजूद होता था, जिसके कारण वो ग्रीन कलर का दिखाई देता था। यहाँ पर आरबीसी में रेड कलर एक पिगमेंट के कारण होता है, जिसको क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन।
ग्लोबिन। एक्चुअली में यहाँ पर ये भी आप समझ जाइए, हीमोग्लोबिन जो है वो दो शब्द से मिलकर बना है, हीम और ग्लोबिन। एक्चुअली में ग्लोबिन एक तरीके का प्रोटीन है और जो हीम है, हीम एक्चुअली में हम कहते हैं फेरस, या दूसरे शब्दों में कह लीजिए आप आयरन। आ रही बात? तो फेरस या आयरन और प्रोटीन मिलकर हीमोग्लोबिन बनता है। इसीलिए कई बार जब डॉक्टर ये कहते हैं आपको कि आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं है, तो वो आपको सजेस्ट करते हैं कि आयरन की टैबलेट देते हैं या ऐसे फूड खाने की सलाह देते हैं जिसमें फेरस या आयरन की मात्रा हो, ताकि आप में हीमोग्लोबिन का परसेंटेज क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो ये हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन एक तो ये पिगमेंट है, ये हीमोग्लोबिन बाय नेचर जो है तो रेड कलर का दिखाई देता है, और इसी कारण आरबीसी भी कैसा दिखाई देता है, रेड कलर का दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि ये हीमोग्लोबिन इस आरबीसी के अंदर मौजूद होता है। दूसरा, हीमोग्लोबिन की मैं परसेंटेज की बात करूं तो 10 से 12 मिलीग्राम पर 100 ml, ये वो परसेंटेज है जो होना चाहिए हीमोग्लोबिन का नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में। अब ये फिर मैं वही कह दूं कि अब आप मेल में देखेंगे तो थोड़ा अलग होगा, फीमेल में देखेंगे थोड़ा अलग होगा, इन्फेंट बच्चे में देखेंगे तो आपके बुक में एक एक्टिविटी भी है कि आप पता करिए कि वेटनरी हॉस्पिटल्स में जाकर या नॉर्मल हॉस्पिटल में जाकर, नॉर्मल हॉस्पिटल में ह्यूमन बीइंग में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट काउंट के बारे में, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो या इन्फेंट बॉय या गर्ल हो। और इसी तरीके से वेटनरी हॉस्पिटल से आप पता करें तो आपके कोई जान पहचान का यदि हो तो थोड़ा सा कोशिश करें तो उससे आइडिया मिलता है कि किस तरीके का डिफरेंस देखने को मिलेगा। है तो हीमोग्लोबिन ये हुआ। दरअसल ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर यदि आप ना देखें कोई मतलब नहीं। इस हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन पाई जाती है, 2 अल्फा और 2 बीटा, और इन्हीं अल्फा बीटा चेन में ये हीमोग्लोबिन किसको कैरी कर पाता है, ऑक्सीजन को कैरी कर पाता है। यानी कहने का मतलब है यदि आपके अल्फा बीटा चेन भूल भी जाए तो आप ये याद रखें हीमोग्लोबिन का मेन फंक्शन क्या है, टू अटैच विद द ऑक्सीजन। इसकी एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के साथ, ये ऑक्सीजन को अपने साथ बांध सकता है। तो स्वाभाविक है यदि हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर मौजूद है और ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बांधेगा तो स्वाभाविक है आरबीसी क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को कैरी करने का काम कर रहा है। तो ये हीमोग्लोबिन की एफिशिएंसी ऑक्सीजन के साथ भी है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी है। इसीलिए ये जहां इसको ऑक्सीजन ज्यादा मिलती है ऑक्सीजन के साथ बन जाता है, इसको लेके चल देता है, और जहां पर इसको दिखता है कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा तो ऑक्सीजन को छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ के चल देता है। तो यही एक कारण है जिसके कारण लंग्स में जहां पर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है वहां ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है, ऑक्सीजन को पकड़ लेता है। और जब आगे ब्लड कैपिलरीज के थ्रू किसी सेल के पास जाता है जहां पर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन हुआ रहता है, वहां देखता है कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर ज्यादा है, तो क्या करता है, ऑक्सीजन को वहीं छोड़ता है सेल के पास और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड लेके फिर कहां पहुंच जाता है, लंग्स तक पहुंच जाता है। ये हमने आपको रेस्पिरेशन वाले टॉपिक पे बताया था। और यही कारण है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट में किसकी मदद करता है, आरबीसी की मदद करता है, रेड ब्लड सेल की मदद करता है। दूसरा कॉन्सेप्ट है आरबीसी के साथ कि आरबीसी जो है वो कैसे है, न्यूक्लियस में एब्सेंट। अब बताते हैं कि न्यूक्लियस क्यों एब्सेंट है। न्यूक्लियस इसलिए एब्सेंट होता है या इन्यूक्लिएटेड इसलिए होते हैं, एक्चुअली में जब आरबीसी का सिंथेसिस होता है हमारे बॉडी में तब उसमें न्यूक्लियस मौजूद होता है, लेकिन जैसे जैसे मैच्योर होता है आरबीसी अपने न्यूक्लियस को डिजनरेट कर देता है, खत्म कर देता है। उसके पीछे कारण ये होता है कि जब न्यूक्लियस नहीं रहेगा तो आरबीसी में काफी जगह रहेगी और तब हीमोग्लोबिन उसमें ऑक्सीजन को कैरी करके ले जा सकेगा। सो ऑक्सीजन कैरी करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए आरबीसी अपने से न्यूक्लियस को क्या कर देता है, हटा देता है। तो ये बिना न्यूक्लियस का होता है आरबीसी। तीसरा, शेप की यदि मैं बात करूं तो आरबीसी का शेप जो है वो बाइकनकेव होता है। ये कभी पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा बाइकनकेव स्ट्रक्चर का नाम। चौथा, यदि मैं आरबीसी की बात कर रहा हूं तो आरबीसी का जो मेन काम है ये तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करना, किसके थ्रू, हीमोग्लोबिन के थ्रू, यही इसका मेन काम है। आरबीसी नॉर्मली यदि मैं इनकी लाइफ की बात करूं कि एक लाइफ साइकिल कितनी है आरबीसी की,
तो एक आरबीसी का जो सेल होता है उसकी लाइफ साइकिल होती है 120, यानी एक आरबीसी एक बार बनने के बाद 120 दिनों तक क्या रह सकता है, सरवाइव कर सकता है, जिंदा रह सकता है, या यूं कहिए कि उसकी प्रेजेंस आपको दिखाई देगी, हमारे बॉडी में मौजूद होगा। इसीलिए कहा जाता है कि कम से कम 3 मंथ हो जाए तभी आप क्या करें, ब्लड डोनेट करें। क्यों? क्योंकि एक बार आपने ब्लड डोनेट किया, अगला बनने के लिए कम से कम कितने चाहिए, 120 दिन चाहिए, तो इसलिए 120 दिन का वो विंडो पीरियड रखा जाता है। 120 दिन क्योंकि इनकी लाइफ रहती है। फिर 5वां पॉइंट क्या होगा आरबीसी के कॉन्सेप्ट में, आरबीसी का जो काउंट है वो कितना होता है। तो आरबीसी यदि मैं काउंट की बात करूं तो आरबीसी में मेल और फीमेल में अलग अलग है। मेल में जहां 5 मिलियन पर सेंटीमीटर क्यूब, वहीं फीमेल में 4.5 मिलियन। आप ऐसा कह सकते हैं कि 50 लाख आरबीसी सेल ह्यूमन के 1 सेंटीमीटर क्यूब समझिए, 1 मिलीमीटर लंबा, 1 मिलीमीटर चौड़ा, 1 मिलीमीटर ऊंचा। यदि ऐसा हम सेंटीमीटर नहीं मिलीमीटर हो गए, यदि ऐसा एक बॉक्स बनाए, कैसा बॉक्स, 1 मिलीमीटर लंबा, 1 मिलीमीटर चौड़ा, 1 मिलीमीटर ऊंचा, तो ऐसा यदि डब्बी बनाए, उसके अंदर ब्लड रखें, शायद 1 आध मिनट के आसपास ब्लड आएगा। यदि उस ब्लड में हम काउंट करें तो हमें कितने आरबीसी मिलेंगे, 5 मिलियन, यानी 50 लाख के आसपास। किसके में, मेल के केस में। यही फीमेल के केस में आ जाऊं तो उनकी संख्या थोड़ी सी कम होती है, कितनी, 4.5 मिलियन हो जाती है। ये यही है जो क्वेश्चन कई बार पूछे भी जाते हैं, या आपको ध्यान रखने हैं। बात केवल कॉम्पिटेटिव एग्जाम की नहीं, या आपके 10th में भी पूछा जा सकता है, 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है। बाइकॉन्केव किसका स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लियस किस में एब्सेंट होता है, उसमें आरबीसी भी होगा, डब्ल्यूबीसी होगा, ब्लड प्लेटलेट होगा, या हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, या हीमोग्लोबिन में कौन सा मेटल पाया जाता है, तो या कौन सा सब्सटेंस पाया जाता है, तो फेरस या आयरन पाया जाता है। इस तरीके के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं, तो उसके लिए आपको तैयार रहना। दूसरी तरफ यदि मैं बात करूं तो डब्ल्यूबीसी है, व्हाइट ब्लड सेल। देखिए व्हाइट ब्लड सेल की जहां तक बात करें, हमने कहा कि हमने इसका नाम दिया क्या, ल्यूकोसाइट। प्रकार का होता है, यानी एक ही स्ट्रक्चर होता है, एक ही प्रकार। डब्ल्यूबीसी में आपको वैरायटी मिलेगी। तो सबसे पहला तो आप ये समझ जाइए कि इनमें कोई पिगमेंट नहीं पाया जाता, और पिगमेंट नहीं पाया जाता इसलिए ये कैसे होते हैं, जैसे आरबीसी रेड कलर के होते हैं, ये नहीं होते, ये व्हाइट होते हैं, इसलिए इनका नाम व्हाइट। यदि यहां मैं पहले थोड़ा सा आरबीसी के बारे में एक चीज कहना भूल गया, आरबीसी की यदि हम बात कर रहे हैं तो हमने लाइफ साइकिल की बात करी। मेन काम आरबीसी का होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। साथ ही साथ और भी चीजें, जितना भी ट्रांसपोर्टेशन का काम है वो सब किसके थ्रू पॉसिबल होता है, वो आरबीसी के थ्रू पॉसिबल है। फिर यदि आरबीसी ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है तो डब्ल्यूबीसी वहां क्यों बैठा हुआ है, डब्ल्यूबीसी की क्या जरूरत है। तो यदि आप डब्ल्यूबीसी या व्हाइट ब्लड सेल की बात करें तो उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, ग्रेन्युलोसाइट और अग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट का मतलब होता है जिनके अंदर ग्रेन्यूल मौजूद होते हैं, अग्रेन्युलोसाइट का मतलब जिनके अंदर ग्रेन्यूल मौजूद नहीं होते। ये नहीं भी याद रहेगा तो इतना जरूर याद रखिए कि ग्रेन्युलोसाइट को फिर 3 भागों में डिवाइड किया गया है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इओसिनोफिल। और ये जो एग्रेन्युलोसाइट है इनको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। कुल मिलाकर मैं जो बताना चाह रहा हूं वो ये है कि डब्ल्यूबीसी को आप कितने टाइप में पाएंगे, 5 प्रकार में पाएंगे। पहली चीज, ये क्वेश्चन
पूछा जा सकता है कि 5 टाइप ऑफ डिवीजन किस में है, आरबीसी में नहीं है, डब्ल्यूबीसी में आपको मिलेगा। न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल, ये तीनों के तीनों ये जो ग्रेनुलोसाइट है ये आपके बॉडी में आपके बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, प्रतिरक्षा तंत्र है, उसको मेंटेन करने का काम करते हैं। ये जो मोनोसाइट होते हैं, ये जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, ये आपके बॉडी में यही काम करते हैं कि ये आपके बॉडी में जो भी फॉरेन पार्टिकल्स आता है उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। बट वहां पहुंचू उससे पहले दूसरी चीज जो डब्ल्यूबीसी होता है ये न्यूक्लिएटेड है, मतलब इनके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। मैं फिलहाल बहुत ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा कि न्यूट्रोफिल काम क्या करता है, बेसोफिल क्या करता है, इओसिनोफिल क्या करता है। हालांकि न्यूट्रोफिल का काम होता है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस मींस जो भी फॉरेन पार्टिकल मिले उसे इंगल्फ कर लेना, डायरेक्टली खा लेना। जहां तक बेसोफिल की बात है तो ये हमारे बॉडी में जो पस सेल्स होती हैं उनमें मौजूद होता है। इओसिनोफिल जो होता है वो एलर्जिक रिएक्शंस के लिए काम करता है। तो इसी तरीके से मोनोसाइट और लिम्फोसाइट ये भी हमारे शरीर में हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को मेंटेन करते हैं। सो डब्ल्यूबीसी कैसा होगा, न्यूक्लिएटेड होगा। तीसरा, यदि मैं डब्ल्यूबीसी काउंट की बात करूं कि हमारे शरीर में कितने डब्ल्यूबीसी होंगे, सो नॉर्मल जितने में यानी 1 मिलीमीटर क्यूब में जहां 5 मिलियन आपको आरबीसी मिल रहे थे, यहां डब्ल्यूबीसी मिलेंगे मतलब जितने ब्लड में आपको आरबीसी की संख्या 5 मिलियन थी, यहाँ पर कितनी है 8 से 10,000 है। इसीलिए क्योंकि व्हाइट कलर के जरूर होते हैं लेकिन उतने एरिया में आरबीसी की नंबर बहुत ज्यादा होते हैं, रेड कलर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो व्हाइट कलर बिल्कुल भी वहां विजुलाइज नहीं होता। तो आप देखिए ब्लड जब भी देखेंगे तो आपको यही देखेगा, हाँ आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तभी बड़े आराम से दिखाई देते हैं, मुश्किल से मिलते हैं। तो इनकी संख्या कम होती है। चौथा, जहां तक रही बात डब्ल्यूबीसी की लाइफ की, इनकी लाइफ साइकिल क्या है, इनकी लाइफ साइकिल 1 से 2 दिन होती है, केवल 1 से 2, यानी ये बनते ही साथ 1 से 2 दिन सरवाइव करते हैं, उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है। ये 1 से 2 दिन से ज्यादा जीवित नहीं रहते। पांचवा, काम क्या करते हैं, डब्ल्यूबीसी की यूज क्या है हमारे ब्लड में, तो डब्ल्यूबीसी आर द सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। क्यों है, क्योंकि ये हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को मेंटेन करते हैं। कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारे शरीर के अंदर जैसे ही एंट्री लेता है, ये सब डब्ल्यूबीसी एक्टिवेट हो जाते हैं, ये उसको इंगल्फ करने का काम, मारने का काम, यही है इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र। हमारे बॉडी का बॉर्डर जो सेफ्टी सिस्टम है वो कौन मेंटेन करता है, डब्ल्यूबीसी मेंटेन करता है। लाइफ साइकिल जरूर 1 से 2 दिन की है, लेकिन ये मेंटेनेंस करने का काम किसका है, डब्ल्यूबीसी का। तो ब्लड में आरबीसी जहां चीजों को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, वहीं डब्ल्यूबीसी का काम होता है क्या, वो हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को मेंटेन करता है। सोल्जर्स ऑफ द बॉडी होते हैं इसके अंदर, या यूं कहिए कि हमारे बॉडी को कवर अप करने का काम करता है, किसी भी फॉरेन पार्टिकल से बचाने का काम। इज देयर एनी डाउट, यहां तक बात समझ में आ गई। ये चूंकि सब पढ़ा हुआ है, मैं बहुत ज्यादा वेटेज इस पे नहीं दे रहा हूं, आपने ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। इसके बाद बात करते हैं आगे ब्लड प्लेटलेट। देखिए ब्लड प्लेटलेट को मैं यदि कहूं तो मैंने इनको पहले नाम दिया था आपको, क्या, थ्रोम्बोसाइट्स। ब्लड प्लेटलेट जहां तक इनके नंबर की बात है तो ये 1 लाख के आसपास होते। मैं फिर वही कह रहा हूं कि हम जितने ब्लड में हमने आरबीसी को 5 मिलियन पाया, डब्ल्यूबीसी को 8 से 10,000 पाया था, उतने ही अमाउंट ब्लड में हम देखेंगे कि 1 लाख के आसपास ब्लड प्लेटलेट मिलते हैं। नॉर्मली ब्लड के अंदर एक सब्सटेंस होता है जिसको बोलते हैं हेपेरिन। क्या नाम है, हेपेरिन।
ये ब्लड वेसल्स के अंदर प्रिवेंट ब्लड क्लॉट, मतलब क्लॉट समझते हो, खून का थक्का जम जाना। जैसे दूध में आप दही डाल दीजिए तो दही जो है तो वो दही जमा देता है, या यूं कहिए कि थक्का जम जाता है। नॉर्मल कंडीशन में ब्लड जो है वो वेसल्स के अंदर जो फ्लो हो रहा है वो थक्का उसका ना जमे, ब्लड क्लॉट ना हो, क्या मौजूद होता है? हेपरिन मौजूद होता है। लेकिन जब कभी किसी कारणवश कट लग जाए ब्लड वेसल्स में, या हमारे शरीर के बाहर कट लग जाए, ये क्या होगा? ब्लड ऊज आउट होने लगेगा, बाहर निकलने लगेगा। अब क्योंकि हेपरिन मौजूद है तो ब्लड क्लॉट होने नहीं देगा। ऐसी कंडीशन में तो थोड़ी देर बाद पूरा हमारे शरीर का ब्लड निकल जाएगा, हमारे शरीर में जो ब्लड का प्रेशर है वो पूरा का पूरा डाउन हो जाएगा, और भी बहुत सारी जो है तो प्रॉब्लम आएगी। उनसे बचने के लिए कौन काम करता है? ब्लड प्लेटलेट काम करता है। जैसे ही हमारे बॉडी में कट लगता है वैसे ही हमारी बॉडी से थ्रोम्बोसाइट्स रिलीज होते हैं। साथ ही साथ कट या इंजरी के टाइम पे थ्रोम्बोसाइट के साथ साथ कुछ फैक्टर रिलीज होते हैं। एक्चुअली में उनको बोलते हैं क्लॉटिंग फैक्टर, इंसेंट्रिक और एक्सेंट्रिक। ये थ्रोम्बोसाइट एक्चुअली में एक्टिवेट होता है और कैल्शियम आयन के साथ मिलकर ये प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करता है, और ये प्रोथ्रोम्बिन क्या बनाता है? थ्रोम्बिन। ये एंजाइम प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ये काम नहीं कर रहा होता है, यानी ब्लड में मौजूद है लेकिन ये काम नहीं करता। कब तक काम नहीं करता? जब तक कि कट ना लगे, इंजरी ना लगे। जैसे ही कट या इंजरी हुई, कट या इंजरी शरीर के अंदर भी हो सकती है और शरीर के बाहर भी हो सकती है, तो अंदर भी ब्लड को रोकना है, वो हमारे पूरे शरीर में ना फैले। यदि बाहर कहीं लगता कटता है तो वहां पे भी रोकना है। तो जैसे कट या इंजरी लगती है, ये थ्रोम्बोसाइट कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में ये प्रोथ्रोम्बिन को किसमें कन्वर्ट कर देता है? थ्रोम्बिन में। और ये जो थ्रोम्बिन होता है ये एक और दूसरे, हमने आपको ध्यान दिया होगा आपने, हमने प्रोटीन के प्लाज्मा में 3 आपको प्रोटीन बताए थे, उनमें एक फाइब्रिन था। एक्चुअली में वहां पर एक होता है फाइब्रिनोजन। ये फाइब्रिनोजन जो है वो सोल्यूबल फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में मौजूद होता है ब्लड में? सोल्यूबल फॉर्म। इस फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट कर देता है थ्रोम्बिन किसमें? फाइब्रिन में, जो कैसा है? क्लॉट है एक तरीके से, या यूं कहिए नॉन सोल्यूबल फॉर्म। कैसा है? नॉन सोल्यूबल। इस फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है, और इस तरीके से ब्लड प्लेटलेट का मेनली फंक्शन क्या है? ब्लड क्लॉटिंग करना। क्या काम है इसका? ब्लड क्लॉटिंग करना। तो होप आपको ब्लड के बारे में फिर से सब कुछ रिकॉल हो गया। जो हमने 9th में पढ़ा था वो यहाँ अपने एक बार फिर डिस्कस कर दिया। यदि कुछ याद नहीं है तो यहाँ से देख लीजिए, फिर एक बार नोट कीजिए, दिमाग में रखिए। अब बात आती है, हमने ब्लड तो पढ़ लिया, पर क्या ब्लड के हाथ पैर हैं? अपने से जाएगा, अपने से मूव करेगा पूरे बॉडी में, क्योंकि यही तो है जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने वाला है, फूड को ट्रांसपोर्ट करने वाला है, एक्सक्रीटरी मटेरियल को मूवमेंट कराने वाला है, हार्मोन्स को मूव करने वाला। जब ज्यादातर काम यही ब्लड करने वाला है, इम्यून सिस्टम यही देखने वाला है, यदि कहीं कोई इंजरी हो जाए तो वो काम करने वाला है। और हमारी बॉडी में इस ब्लड को शरीर के हर एक पार्ट पहुंचाने के लिए एक मशीन चाहिए, एक पंपिंग मशीन चाहिए, और हमारे शरीर में उस पंपिंग मशीन का नाम है क्या? हार्ट। उस पंपिंग मशीन का नाम क्या है? हार्ट। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? हार्ट के बारे में। अब हमारा जो पंपिंग सिस्टम है उसका नाम क्या है? हार्ट। हार्ट के बारे में जो आपका डायग्राम आपके बुक में दिया है, अब प्रॉब्लम यह है कि 10th क्लास में खासकर कई बार आता है हार्ट का डायग्राम बनाइए, उसकी लेबलिंग कीजिए, उसकी नेमिंग कीजिए, और कई बार आप गलती करते हैं, जो लेफ्ट लिखना है उसको राइट लिखते हैं, जो राइट लिखना है उसे लेफ्ट लिखते हैं। दूसरा, डायग्राम बनाने में बहुतों को तकलीफ है कि हमें डायग्राम नहीं याद हो रहा, नहीं बन रहा। मैं आपको सिंपलेस्ट तरीका बताता हूँ हार्ट का डायग्राम बनाने के लिए। यदि आप मेरे साथ चलेंगे तो आपको हार्ट का डायग्राम बनाने लगे। चलिए शुरू करते हैं हार्ट का सिंपलेस्ट डायग्राम बनाना। सबसे पहले आप देखिए, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे आप बनाएंगे तो बन जाए। हार्ट का जो शेप है वो कुछ इस तरीके से पान के पत्ते के जैसे, यानी ऊपर की तरफ थोड़ा चौड़ा, नीचे की तरफ थोड़ा सा
सकरा, इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। तो पहले इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लिया, इतना बन गया। फिर उसके बाद हमने शुरू यहां से किया था, यहीं से शुरू करना है। मैं जैसे बता रहा हूं, यदि आप एक या दो बार उसको उसी तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपसे बन जाए। ये मैं यहां से शुरू कर रहा हूं इस तरीके से, बीच में मिडिल में आने के बाद मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं, फिर पीछे आता हूं और ये नीचे की तरफ आ गया। यहां तक कोई डाउट? मैंने यहां से शुरू किया, सेंटर में आने के बाद एक एज निकाला बाहर की तरफ, ये नीचे की तरफ आया, नीचे की तरफ से फिर ऊपर की तरफ जाऊंगा सीधा, और जिधर ये एज निकला था इधर एक और एज निकालूंगा और यहां पर आकर छोड़ दूंगा। इसको अभी मैंने जोड़ा नहीं। ये देखिए, यहां से ये चला, एज बाहर की तरफ निकला, नीचे की तरफ आया, फिर ऊपर गया, जिधर एज निकला था उधर एक और एज निकाल के यहां पर लाके मैंने छोड़ दिया। इज इट ओके? यही सेम प्रोसेस दूसरी साइड करते हैं। ये चला, मैं यहां से सेंटर तक पहुंचा, एज निकाला, नीचे की तरफ आया, फिर ऊपर गया, फिर एक एज निकाला और यहां पहुंचा। वो बात समझ में आ रही होगी? आपने ध्यान दिया होगा, मैंने इसे थोड़ा सा नीचे बनाया, इसे थोड़ा सा ऊपर बनाया ताकि समझ में आता रहे, दिखता रहे। ये जो मैं यहां छोड़ा था, एक्चुअली इसको मुझे लेफ्ट आउट नहीं करना है, आपको समझाने के लिए मैंने रुक गया था। ये जो है इसको लेकर आपको यहां पर लाकर इसको छोड़ना है, कहां पर लाकर छोड़ना है? ऊपर की तरफ लाकर छोड़ देना है, यहां तक आपको लाकर इसको एंड करना। इज इट क्लियर? इतना एंड करने के बाद ये जो पोर्शन है इसको ऐसा जोड़ देना है, इसको फिर खाली नहीं छोड़ना है। हमने पहले इसे छोड़ रखा हुआ था क्योंकि वो कहां पर पहुंचेगा वो हमको आइडिया नहीं। सो हमने यहां से शुरू किया, ये ऐसे, और यहां लाके इसको छोड़ दिया। यहां से शुरू किया, एज निकाला, नीचे आए, ऊपर गए, फिर एज निकाला और यहां लाकर इसको छोड़ दिया। इज इट ओके? अब जहां पर छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं। ये देखिए, यहां से मैंने शुरू किया और एक वही लाकर, ये जो मैंने पहले वाला जो एज बनाया था उससे लाकर यहां मिला, यहां से शुरू किया और ये जो पहले वाला जो था, ये वाला नहीं, ये जो पहले वाला था, इसके एज के पास यहां लाकर मिला। ओके, अब ये तो मिला दिया मैंने, लेकिन ये बचा हुआ है, फिर इसको आप क्या कीजिए, बाहर की तरफ निकालिए। ये एक साइड में ये लंग्स की तरफ जाएगा और ये जो दूसरा निकला है, ये एक्चुअली में ये जो पाइप निकला है इसके पीछे से होता हुआ बाहर निकला है, ये दूसरा। होप आपकी बात थोड़ी थोड़ी समझ में आई होगी। और यहां पर आप जब डायग्राम देखेंगे तो हार्ट के डायग्राम में मेनली आपको ये ध्यान रखना है कि ह्यूमन के हार्ट में 4 चेंबर होते हैं। कौन कौन से? पहला चेंबर, दूसरा चेंबर, तीसरा चेंबर और चौथा। मैंने कोई अभी सीक्वेंस में नंबरिंग नहीं की है, मैंने कल बताने के लिए 1 2 3 4 चेंबर मौजूद है। तो ये 4 चेंबर में पूरे के पूरे हार्ट का काम होता है। इनके सबके अपने नाम हैं, सब तरीके हैं, वो मैं बात करूंगा। फिलहाल आपको हार्ट का डायग्राम बनाना यदि आ गया होगा तो फिर हम आगे इस पे और काम करते हैं। मैं फिर एक बार इसे हटाता हूं, फिर एक बार आपके लिए हार्ट का डायग्राम बनाता हूं। वो इसलिए यदि आपने सीख लिया होगा तो आपसे फिर बनने भी लगेगा। ये देखिए, बहुत ही सिंपल है। इज इट क्लियर? तो ये हार्ट का डायग्राम बन गया, 4 चैम्बर बन गया हमारे। अब दर्शक समझ आइए हार्ट में कौन सा पार्ट कहां मौजूद है, फिर हम बात करेंगे ये काम कैसा है। देखिए, हार्ट में 2 पार्ट दिखाई देते हैं, एक ये पूरा का पूरा, ये एक पार्ट, ये एक पार्ट। एक को बोलते हैं लेफ्ट, एक को बोलते हैं राइट। अब सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्या होता है, जब आप इस तरीके से कॉपी में या मैं जैसे बोर्ड में लिख रहा हूं तो ये मेरा राइट हैंड साइड है, तो मुझे लगता है ये राइट है और ये क्या होगा, लेफ्ट।
बट यही गलती हो जाती। दरअसल हार्ट का ये राइट होगा, ये क्या होगा, लेफ्ट। अरे बस अब आप कहेंगे साहब हमको कैसे याद रहे, तो आपको कुछ नहीं करना, कोई भी एक कॉपी जिसमें आपने मान लीजिए ये मैंने एक कॉपी ऐसी नॉर्मल उठा ली है, यहां मान लीजिए आपने हार्ट का डायग्राम बनाया, हार्ट के डायग्राम को अपने हार्ट के पास लेकर जाना है लाइक दिस। अब आप देख लीजिए उसका राइट कौन सा है, उसका लेफ्ट कौन सा है, तो ये साइड वाला उसका राइट होगा, ये साइड उसका क्या होगा, लेफ्ट होगा। इज इट क्लियर? तो ठीक वही करना है आपको कि हार्ट जैसे मैं होता हूं, जब मैं बोर्ड पे बना रहा होता हूं तो मैं बोर्ड पे बनाने के बाद सामने खड़ा हो जाता हूं, सपोज तो यही हार्ट है, तो मेरा राइट क्या होगा, ये, लेफ्ट क्या होगा, ये। तो इस तरीके से ये राइट है और ये क्या है, लेफ्ट। इज इट ओके? ये याद रखने का तरीका है। चलिए अब कॉपी पे बनाते हैं, तो कॉपी को उठाइए अपने हार्ट के पास रखिए, ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, सिंपल। अब ये राइट विंग है, ये लेफ्ट विंग है। अब यहां पर नाम देख लीजिए, इसको बोलते हैं ऑरिकल। क्या बोलते हैं इसको, ऑरिकल। ये भी ऑरिकल है, ये भी ऑरिकल। अब चूंकि दो पार्ट अलग अलग है, तो ये क्या कहलाएगा, राइट ऑरिकल, ये क्या कहलाएगा, लेफ्ट ऑरिकल। इज इट ओके? इसी तरीके से नीचे के दोनों चैम्बर को कहते हैं क्या, वेंट्रिकल। क्या कहते हैं, वेंट्रिकल। ये भी क्या है, वेंट्रिकल। ये राइट, ये लेफ्ट। तो कुल मिलाकर 4 चैम्बर बन गए, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट। यहां तक कोई डाउट नहीं। ये जो मैंने दो बाहर निकाले थे, ये क्या थे, लंग्स थे। अब हार्ट में काम कैसे होता है, ये दरअसल आपको इतना तो पता है कि हमारे पूरे शरीर में जो ब्लड है वो सर्कुलेट होता है, और सर्कुलेट होने के बाद रिटर्न बैक फिर से हार्ट में आता है। किस प्रोसेस के लिए आता है, वो आता है ऑक्सीजनेट होने के लिए। क्यों? क्योंकि जब तक जो ब्लड हमारे हार्ट से पूरे शरीर में गया है, वो पूरे शरीर में ऑक्सीजन को सप्लाई करते जाता है। जो भी ब्लड में डिजोल्व ऑक्सीजन है वो पूरे शरीर को देते जाता है, और हर एक सेल हमारे बॉडी का उस ऑक्सीजन को लेकर उसका सेलुलर रेस्पिरेशन करता है, और उसी सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू वो अपनी जो भी एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करता है। अब हुआ क्या, जब कोई भी सेल सेलुलर रेस्पिरेशन करेगा तो ऑक्सीजन लेगा, और जब उसको बर्न करेगा सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू फूड को, तो क्या रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। ये रिटर्निंग वाला जो ब्लड होता है, ये साथ में अपने क्या लेके आता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेके चला आता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड वाला ब्लड, जिसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। क्या कहते हैं, डीऑक्सीजनेटेड। डी मीन्स डिफिशियंसी ऑफ एनीथिंग। मैंने पहले भी कभी शायद कहा होगा आपकी क्लास में कि जहां कहीं भी डी वर्ड यूज हो जाए आगे, समझ जाइए उसके आगे जो वर्ड लिखा है उसकी डिफिशियंसी हो गई। तो हमने कहा डीऑक्सीजनेटेड, मतलब डी के बाद क्या लिखा है, ऑक्सीजन, डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आता है। कहां पर आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर ये हार्ट में कैसे मूव करता है, फिर ये लंग्स तक कैसे पहुंचता है, फिर लंग से कैसे हार्ट में आता है, और फिर हार्ट से ये कैसे हमारे शरीर के अलग अलग पार्ट में फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये पूरा का पूरा सर्कुलेशन, ये पंपिंग सिस्टम हमको इसी हार्ट वाले डायग्राम से समझना है ना। अब ऐसा समझिए कि ये जो राइट ऑरिकल है, दरअसल इस राइट ऑरिकल के पास एक ओपनिंग मौजूद होती है। राइट ऑरिकल के पास क्या मौजूद होती है, एक ओपनिंग मौजूद होती है, और इस ओपनिंग को हम कहते हैं वेना कवा। क्या कहते हैं इसको, वेना कवा कहते हैं। ये वेना कवा दरअसल दो तरफ से आता है, एक ऊपर से और एक नीचे से। यानी हमारा हार्ट यहां मौजूद है, यहां से ब्लड पंप हुआ होगा पूरे नीचे की तरफ, और यहां से ब्लड पंप हुआ होगा कहां, ऊपर की तरफ। तो एक बार जो ब्लड पंप हो गया नीचे और ऊपर, ये ब्लड में ढेर सारी मात्रा में ऑक्सीजन है, क्योंकि हार्ट से जा रहा है। हर एक सेल को इसने ऑक्सीजन दी, हर एक सेल से इसने क्या की, कार्बन डाइऑक्साइड दी, और ये करता हुआ ब्लड जो है नीचे से ऊपर की तरफ आता है और ऊपर से नीचे की तरफ आता है। तो ये ऊपर से आ रहा है, ये नीचे से जा रहा है, और एक साथ दोनों मिलकर
इस वेना कवा पाइप के थ्रू ब्लड को कहां डालते हैं? राइट ऑरिकल। सबसे पहले ब्लड कहां आता है हार्ट में? राइट ऑरिकल, यहां। इस राइट ऑरिकल से ब्लड कहां आता है? राइट वेंट्रिकल। लेकिन ये ब्लड अपने आप नहीं आ पाता राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल से। दरअसल यहां पर राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के पास, जहां तक रही बात राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल की, तो यहां पर एक वॉल्व मौजूद होता है और इस वॉल्व को कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या बोलते हैं इसको? ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक इसी तरीके से लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में यहां पर भी एक वॉल्व होता है। इस वॉल्व को कहते हैं बाइकप्सिड वॉल्व। क्या बोलते हैं? बाइकप्सिड वॉल्व। ये दो वॉल्व मौजूद हैं, ये राइट ऑरिकल, ये राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये जो ऊपर की तरफ ये जो दिख रहा है ये कहलाता है ऑर्टा। क्या कहलाता है? ऑर्टा। ऑर्टा ही वो है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी में, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी से कलेक्ट करके कहां लाता है? हार्ट में लेकर आता है। तो ये एक स्ट्रक्चर हो गया जो हार्ट का हमने देखा। चूंकि ज्यादा लंबी क्लास हो जाएगी, हम इसको आज यही रोकते हैं। कल बात करेंगे हार्ट में कैसे पंपिंग का काम होता है, किस तरीके से ब्लड सर्कुलेट होता है, साथ ही साथ बात करेंगे डबल सर्कुलेशन क्या होता है, उसमें किस तरीके की बात प्रोसेस होती है। तो ये वीडियो आपको मिल जाएगा। इसके पहले का जो 2 वीडियो है वो भी आपको चैनल में मिल जाएगा। यदि आप चैनल में देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो वहां की पहले के वीडियो मिल जाएंगे यदि कहीं कोई डाउट है तो। प्लस हम कोशिश करेंगे कि जो भी डाउट है आपके वो आप व्हाट्सएप के थ्रू अपने पोस्ट करते जाएंगे। तो जब भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम पहले उन डाउट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे। हैव ए नाइस डे।